नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 समिट के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और G20 देशों के नेताओं ने बाली मैंग्रोव वन का दौरा किया। बाली के मैंग्रोव वन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और G20 देशों के नेताओं ने पौधारोपण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन से इतर आज 8 देशों के नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत में अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। इंडोनेशिया के बाली में जारी G20 शिखर सम्मेलन का आज अंतिम दिन। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के तीसरे सत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर होने वाली चर्चा में लेंगे भाग। भारत को आज सौंपी जाएगी 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा ग्रहण। प्रधानमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट के रजत जयंती संस्करण का करेंगे उद्घाटन। ये एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट। टेक इवेंट का 25वां संस्करण टेक फॉर नेक्स्ट जेन थीम के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस इवेंट में बेंगलुरु के 12 से अधिक स्टार्टअप्स को बेंगलुरु इंपैक्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। टेक समिट में 20 से अधिक उत्पादों को किया जाएगा लॉन्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति आज भोपाल में महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के शहडोल में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मध्य प्रदेश सरकार के पीसा अधिनियम की नियमावली का विमोचन किया। राष्ट्रपति ने नियमावली के विमोचन के अवसर पर आशा जताई कि इन नियमों के जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण से मिलेगी मदद। दूसरा ऑडिट दिवस आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में कैग मुख्यालय में उद्घाटन भाषण देंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति निबंध लेखन प्रतियोगिता विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य कैग के कामकाज में सुधार के लिए चर्चा के लिए एक सक्षम मंच प्रदान करना। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज शाम ग्रेटर नोएडा में विश्व LPG सप्ताह 2022 का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में परंपरा समकालीन है विषय पर एक प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य प्रस्तुत किया। भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, एथेनॉल मिश्रित ईंधन और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में दूरगामी पहल की। भूपेंद्र यादव ने सभी देशों से संसाधनों के बिना सोचे समझे उपभोग से विवेकपूर्ण उपयोग की ओर बढ़ने का आह्वान किया। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, भारत ने इस्पात क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की। सिंधिया ने कहा, हमारा देश जहां पहले इस्पात का बड़ा आयातक था, वहीं अब निर्यातक देश बना। गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच का कार्य पूरा। प्रत्याशी बृहस्पतिवार तक नाम वापस ले सकते हैं। गुजरात चुनाव के पहले चरण में राज्य की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों के लिए आगामी 1 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। श्रीनगर पुलिस ने TRF के आतंकियों के 4 साथियों को गिरफ्तार किया। ये आतंकी श्रीनगर में ग्रेनेड हमलों में शामिल थे और TRF के सक्रिय आतंकवादियों को रसद मुहैया करवाते थे। गिरफ्तार किए गए आतंकियों के मददगारों के पास से विस्फोटक और गोला बारूद बरामद किया गया। इसके खिलाफ UAPA की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने और हरित गतिशीलता की शुरुआत के लिए भारतीय वायुसेना ने ग्रीन मोबिलिटी पहल की। भारतीय वायुसेना ने टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक वाहनों का एक बेड़ा जो है उसमें उसे
शामिल किया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय में 12 इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई। भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण युद्धाभ्यास 22 के 18वें संस्करण का आयोजन इस महीने उत्तराखंड में किया जाएगा। ये वार्षिक युद्धाभ्यास दोनों सेनाओं के बीच उत्कृष्ट पद्धतियों, कौशल, तकनीक और प्रक्रियाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की असम रेजिमेंट और अमेरिकी सेना की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की 2nd ब्रिगेड के जवान इसमें भाग लेंगे। मद्रास उच्च न्यायालय ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा। दिल्ली की एक अदालत दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आदेश सुनाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत सत्येंद्र जैन जेल में बंद। मिजोरम के हंथियाल जिले में एक पत्थर खदान के मलबे में फंसे लापता श्रमिकों की तलाश के लिए अभियान जारी। मलबे में लापता 12 श्रमिकों के अब तक 8 शव बरामद हुए हैं। वाराणसी में आज से 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगम की होगी शुरुआत। भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय तमिल संगम का आयोजन कर रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय करेगा इसकी मेजबानी। ये कार्यक्रम देश के लोगों के बीच मेलजोल को करेगा मजबूत। गुजरात के सूरत जिले में मंगलवार रात एक प्रिंटिंग मिल में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। इस घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। शिमला में कैदियों द्वारा बनाए गए सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई। कैदियों ने बेकरी बिस्किट, चॉकलेट, कुर्सी, टेबल, ब्रेड, हिमाचली टोपी और शॉल जैसी चीजों को अपने हाथों से बनाया। इन सामानों को बेचकर कैदी अपने परिवारों की मदद कर पा रही है। श्रीनगर लद्दाख रोड पर जमी बर्फ को हटाने का काम तेजी से जारी। सड़क खोलने के लिए सीमा सड़क संगठन के लोग मशीनों की सहायता से दिन रात काम कर रहे हैं। जल्दी वाहनों की रास्ता खोल दिया जाएगा। ट्रेनों में खानपान की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने IRCTC के मेन्यू में जरूरी बदलाव करने की छूट देने का निर्णय लिया है ताकि क्षेत्रीय मौसमी व्यंजनों, त्योहारों के दौरान आवश्यकता स्थानीय उत्पादों सहित स्वास्थ्य भोजन विकल्प आदि खाद्य पदार्थों को शामिल किया जा सके। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक वाहन नियम 2021 का स्थान लेने के लिए 11 नवंबर 2022 को एक मसौदे को लेकर अधिसूचना जारी की। 2021 में अधिसूचित नियमों ने पर्यटक वाहनों के लिए परमिट व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सरल बनाकर भारत में पर्यटन क्षेत्र को पर्याप्त बढ़ावा दिया। पशुपालन और डेयरी विभाग ने अपनी आधारभूत संरचना को PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की। CBIC के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में CBIC की GST एवं सीमा शुल्क पवेलियन का उद्घाटन किया। CBIC के अध्यक्ष ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के 7 वर्ष पूरा होने के अवसर पर लोगों का भी अनावरण किया और करदाताओं की जागरूकता के लिए GST प्रक्रियाओं से संबंधित 4 ट्यूटोरियल वीडियो भी जारी किए। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर मुंबई ग्वालियर उड़ान का उद्घाटन किया। इस मार्ग पर इंडिगो की उड़ान सप्ताह में 4 बार चलेगी। ये उड़ान 15 नवंबर से आर्थिक राजधानी मुंबई को संस्कृति की नगरी ग्वालियर से जोड़ रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीथमपुर में महिंद्रा के पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का शुभारंभ किया। देश से वस्तुओं के निर्यात में लगभग 2 साल बाद गिरावट आई। अक्टूबर में निर्यात सालाना आधार पर 16% था। व्यापार घाटा भी बढ़कर $26 अरब हो गया। वाणिज्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से वैश्विक मांग में गिरावट के कारण इसमें कमी आई। अक्टूबर में आयात 6% बढ़कर $56.69 अरब पर पहुंचा। कच्चे तेल और कपास के साथ साथ फर्टिलाइजर्स और मशीनरी जैसे कुछ कच्चे माल की अधिक मांग से आयात बढ़ा। वहीं अप्रैल अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान निर्यात 12% से ज्यादा बढ़कर $263 अरब, आयात भी 33% बढ़कर $436 अरब पर। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की एक उप समिति ने वैश्विक वृहद
आर्थिक स्थिति की समीक्षा की, साथ ही वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सतर्क और सक्रिय रहने का संकल्प लिया। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्पात उत्पादन में कच्चे माल के रूप में पुराने वाहनों के कबाड़ यानी स्क्रैप का इस्तेमाल करने के लिए नीतिगत दिशा निर्देशों की वकालत की है। नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी रिन्यू पावर ने सीवेज नहर आर्थिक क्षेत्र में $8 अरब के निवेश से हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाने के लिए मिस्र सरकार के साथ समझौता किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। यस सिक्योरिटीज लिमिटेड ने पिछले वित्त वर्ष में राजस्थान में नए डीमैट और ट्रेडिंग खाते खोलने के मामले में सालाना आधार पर लगभग 5 गुना की वृद्धि दर्ज की। व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख अभिजीत बोस और मेटा के सार्वजनिक नीति प्रमुख पब्लिक पॉलिसी हेड राजीव अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन के एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान अमेजन इंडिया के पाकिस्तान निर्मित रूह अफ़ज़ा को बेचने से रोका। इंडिगो ने दिल्ली और मुंबई के बीच अपने पहले A321 मालवाहक विमान का परिचालन शुरू किया। गूगल ने घोषणा की कि भारत में गूगल प्ले पर सब्सक्रिप्शन आधारित खरीदारी के लिए भुगतान विकल्प के रूप में UPI ऑटो पे की शुरुआत कर रहा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में फार्मा से संबंधित अनुसंधान और विकास के साथ साथ दवा उत्पादन बढ़ाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों और कर्नाटक प्रशासन के कार्यकारी समूह की स्थापना के महत्व पर जोर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस द्वारा लगातार दागी जा रही मिसाइल्स में से एक मिसाइल यूक्रेन सीमा के पास नाटो के सदस्य देश पोलैंड के क्षेत्र में जा गिरी। इस हमले में 2 लोग मारे गए। मिसाइल हमले के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री माटुस नमोर्विकी ने सेना की तैयारी के स्तर को बढ़ाने के लिए सुरक्षा परिषद समिति की एक आपात बैठक बुलाई। इस मामले में पोलैंड ने रूस के राजदूत को तलब कर लिया। पोलैंड के विदेश मंत्रालय की ओर से इस संबंध में बयान जारी किया गया। मंत्रालय के प्रवक्ता लुकास जसीना ने कहा कि हमने घटना को लेकर तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है। नाटो के राजदूत पोलैंड के अनुरोध पर नाटो गठबंधन के अनुच्छेद 4 के आधार पर मिलेंगे। यूक्रेन की सीमा के पास पोलैंड में एक विस्फोट के बाद कथित तौर पर एक रूसी मिसाइल का मामला बताया जा रहा है। गठबंधन के संस्थापक संधि के अनुच्छेद 4 के अनुसार सदस्य चिंता का कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं, विशेष रूप से जब किसी सदस्य देश की सुरक्षा से वो संबंधित हो। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने आधिकारिक तौर पर मंगलवार को इजराइल के 25वें नेसेट सत्र की शुरुआत की और वहीं एक उत्सव समारोह में 120 नेसेट सदस्यों को शपथ दिलाई। तो राष्ट्रपति हर्जोग ने नेसेट स्पीकर मिकी लेवी और उनके सहयोगियों के साथ रेड कार्पेट पर नेसेट की ओर से मार्च किया। यह समारोह बेंजामिन नेतन्याहू को सरकार बनाने के लिए जनादेश दिए जाने के बाद आया, क्योंकि उनकी पार्टी ने 1 नवंबर के चुनाव में सबसे अधिक वोट जीते। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इंडोनेशिया में G7 और नाटो देशों के नेताओं के साथ आपात बैठक की। बैठक में रूस द्वारा यूक्रेन की सीमा के पास पूर्वी हिस्से में मिसाइल हमलों पर चर्चा की गई। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अपने कार्यकाल में 100 दिन पूरा होने पर भाषण दिया, जिसमें पेट्रो ने पर्यावरण, न्याय और सामाजिक न्याय पर अपनी सरकार के प्रयासों के बारे में बताया। पेट्रो ने जलवायु संकट के बारे में अपनी चिंताएं भी व्यक्त की। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की सरकार खुद को पर्यावरणीय हितैषी बतलाती आई है। इस दौरान सड़कों पर उनकी सरकार के समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ झूमते नजर आए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइल हमला
किया। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि रूस ने देश भर में 100 से अधिक मिसाइलें दागी। मिसाइल हमलों से शहर में बिजली सप्लाई बंद हो गई। रूसी सैनिकों ने खैरसान से बाहर निकलने के बाद रूस की ओर से ये सबसे बड़ा इसे हमला माना जा रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों ने आपातकालीन बिजली आपूर्ति बंद करने की घोषणा की। कीव के मेयर ने एक बयान में कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पेशेसक जिले में 2 आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद मेडिकल और रेस्क्यू टीम मौके पर। नासा अपना चंद्र मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसी क्रम में उसका अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट उड़ान भरने के लिए अंतिम पड़ाव की ओर। आर्टेमिस 1 मिशन में विशाल स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान शामिल। फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर में इसे लॉन्च के लिए इसकी तैयारी हुई है। अपोलो के अंतिम चंद्रमा मिशन के 50 साल बाद ये अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो आर्टेमिस चंद्र कार्यक्रम कर रही है और ये उसकी पहली उड़ान है। मिशन SLS रॉकेट और ओरियन कैप्सूल की एक साथ पहली उड़ान को ये चिन्हित कराता है कि नासा के पोस्ट अपोलो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए ये दिशा में एक बड़े बदलाव को संकेत करता है। दशकों के बाद अंतरिक्ष शटल और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ कम पृथ्वी की कक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने कहा कि लंबी अवधि का लक्ष्य मंगल मिशन के लिए अनुभव हासिल करना। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने के समर्थक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा की जीत के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए रियो डी जेनेरियो और ब्रासिलिया के लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी प्रार्थना करते ब्राजील के झंडे के रंग के कपड़े पहने और ब्राजील के झंडे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देखे गए। चुनावी नतीजे आने के बाद से विरोध प्रदर्शन जारी। लगभग ये विरोध प्रदर्शन पिछले महीने के अंत से चल रहे हैं और प्रदर्शनकारी आजादी और संविधान के सम्मान की मांग को लेकर इकट्ठा हुए हैं। दक्षिण कोरिया में चल रही एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन। मंगलवार को खेले गए 10 मीटर एपी यूथ टीम इवेंट में भारत की पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। एशियन एयरगन चैंपियनशिप के 10 मीटर एपी यूथ टीम इवेंट में ही भारत की महिला टीम ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। वहीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एपी पुरुषों के जूनियर इवेंट में सागर डांगी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। 10 मीटर एपी पुरुषों की जूनियर इवेंट में भारत के ही निशानेबाज सम्राट राणा रजत पदक अपने नाम करने में सफल रहे। एशियन एयरगन चैंपियनशिप में ही खेले गए P5 मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 इवेंट में भारत के ही राहुल, दीपेंद्र और रुबीना की टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। IPL 2023 के लिए सभी टीमों ने अपने रिटर्न किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी की। अब 23 दिसंबर को कोची में होने वाले मिनी ऑक्शन में सभी टीमें अपनी जरूरत के हिसाब से खिलाड़ियों को खरीद कर अपनी टीमों में शामिल करेंगी। भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 और वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल और दिग्गज तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को टीम से बाहर कर दिया। वेस्टइंडीज के करिश्माई क्रिकेटर कीरॉन पोलार्ड ने IPL से संन्यास लेने की घोषणा की है। पोलार्ड अब T20 टूर्नामेंट में बल्लेबाजी कोच की भूमिका निभाएंगे। हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 23 सदस्यीय टीम की घोषणा की। अनुभवी ड्रैग फिलिकर हरमनप्रीत सिंह को कप्तान बनाया गया। भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग ने देश के 10 खिलाड़ियों को सदस्य के रूप में चुना। मुख्य खिलाड़ियों में मैरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग का नाम शामिल। मौजूदा एशिया युवा चैंपियन विश्वनाथ सुरेश ने स्पेन के ला नुसिया में शुरू हुई IBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में जीत के साथ भारत के अभियान की शुरुआत की। अर्जुन देशपाल के दमदार खेल की बदौलत जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग में मंगलवार को यू मुंबा को 32-22 से शिकस्त दी। देशपाल ने इस मुकाबले में 13 अंक जुटाए। स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को ATP वर्ल्ड टूर फाइनल में कनाडा के 22 वर्षीय फेलिक्स आगर अलियासिमे के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वहीं अन्य मुकाबले में कैस्पर रूज ने टेलर फ्रिट्ज को हराकर उनके सेमीफाइनल के सफर पर विराम लगा दिया। रोमांचक मुकाबले में कैस्पर रूड ने टेलर फ्रिट्ज को 6-3, 4, 6-7, 6 से हरा दिया। ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स में आज नोवाक जोकोविच का सामना सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी का सामना रूस के आंद्रे रूबलेव से होगा।
अन्य मुकाबले की बात करें तो ग्रीक टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सिटसिपास का सामना रूस के डेनिल मेदवेदेव के साथ। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित अपनी आगामी फिल्म फाइटर की शूटिंग के लिए मंगलवार को असम के तेजपुर पहुंचे। सलमान खान अपनी फिल्म दबंग से निर्माता बने बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान ने मध्य प्रदेश के भोपाल में अपनी फिल्म पटना शुक्ला की शूटिंग शुरू की। देवडी, लुटेरा, मनमर्जिया, बॉम्बे वेलवेट जैसे यादगार साउंड ट्रैक देने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संगीतकार अमित त्रिवेदी अब एक नया सोलो एल्बम लेकर आ रहे हैं। लोकप्रिय टीवी शो कुंडली भाग्य में विरोधी पृथ्वी मल्होत्रा की भूमिका निभा रहे संजय गगनानी इन दिनों राजधानी में अपने आगामी म्यूजिक वीडियो होला की शूटिंग में व्यस्त। अभिनेत्री सुपरा भास्कर 44वें काहिरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए नाओमी कावासे की अध्यक्षता वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की जूरी में शामिल। टॉलीवुड सुपरस्टार कृष्णा के निधन के साथ तेलुगु फिल्म उद्योग में एक युग का अंत हुआ। टॉलीवुड के अंतिम दिग्गजों में से कृष्णा गारू ने एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबराय जो अपने स्ट्रीमिंग शो धारावी बैंक की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, वे ओटीटी शो के लिए अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी उन्होंने बात की। छब्बीसवें टेलेंट ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में इसके वर्ल्ड प्रीमियर से पहले फिल्म निर्माता सुधांशु सीरिया की बहुप्रतीक्षित सना का पहला लुक जारी। हाल ही में रिलीज हुई स्ट्रीमिंग शो तनाव में अपने आसपास के सामाजिक राजनीतिक बदलावों से प्रभावित एक युवा कश्मीरी की भूमिका निभा रहे अभिनेता आर्मन सेठ ने साझा किया कि उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उम्मीद से ज्यादा खर्च ने बढ़ाया डिज्नी का संकट, नई भर्तियों पर अगले 6 महीनों तक के लिए रोक। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।